हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो हैं ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, मैप की कौन सी क्लास है आज? चौथी क्लास है शायद ना, ठीक है। चलिए, इसमें मैंने कल आपको क्या बताया था? नेक्स्ट क्लास में मैंने क्या बता दिया था आपको? आपको मैंने कुछ टर्म्स एंड टर्म्स बताए थे। अब क्या क्या बताया था आपको? महाद्वीप मैंने बताए थे, तट बता दिए थे, खाड़ी बता दी थी, घाट बता दिए थे, अंतरीप बता दिया था, प्रायद्वीप बता दिया था। बहुत सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम बात करेंगे। अब देखो, जितना भी आपका ओवरऑल व्यूज था वो मैंने आपको तैयार करवा दिया था कि इस मैप में कहां पे क्या चीजें हैं और किसको क्या चीज बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, बारी बारी पढ़ते हैं। पहले एशिया को पढ़ेंगे, फिर अफ्रीका को पढ़ेंगे, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। इस तरीके से हम बारी बारी से सारे महाद्वीपों को स्टडी करेंगे और वहां के उनके राज्यों, उनके देशों और देश की विशेषताओं के बारे में और उनकी राजधानियों के बारे में भी हम अच्छे से स्टडी करेंगे। चलिए, आज हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप, एशिया पैसिफिक, एशिया महाद्वीप, पैसिफिक नहीं, प्रशांत महासागर की बात, एशिया महाद्वीप। अब एशिया महाद्वीप कहां से कहां तक है मैंने आपको बताया था। ये यहां से चालू होता है और यूरोप में एक यूराल पर्वत पड़ता है और यूरोप में एक यूराल नदी पड़ती है। तो आधी दूर यूराल पर्वत आ जाता है, इसमें नहीं दिया गया है यहां से यहां तक, और आधी दूर यूराल नदी आ जाती है। तो वही बाउंड्री मानी जाती है यूरोप और एशिया की। अगर आपसे कहा जाए कि यूरोप और एशिया को अलग करने वाला पर्वत कौन सा है, तो क्या बोलोगे आप लोग? यूराल पर्वत बोलोगे, जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद यदि आपसे बोला जाए एशिया और यूरोप को कौन सी नदी अलग करती है, तो क्या कहोगे आप? यूराल नदी अलग करती है। कौन सी करती है? यूराल नदी करती है, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप की कुछ विशेषताओं के बारे में। जैसे एशिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है? सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। क्यों सभ्यताओं का पालना कहा जाता है? मैंने कई बार आपको बताया, क्योंकि मानव जाति आया तो सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में था, इसीलिए उसको मानव जाति का पालना कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पे मिस्र के पास, यहाँ पे सबसे पहले मानव के साक्ष्य मिले हुए हैं। लेकिन कहा जाए कि प्रॉपरली समाज में रहना कब चालू किया या किस महाद्वीप में चालू किया, तो वो कहां पे किया था? हम एशिया महाद्वीप में किया था। एशिया महाद्वीप में क्यों किया था? क्योंकि यहाँ के लोग कंपेयर टू यहाँ के लोगों से समझदार होते थे। उन्होंने ग्रुप बना के रहना चालू किया, उन्होंने रहने के लिए एक प्रॉपरली स्थान डिसाइड किया, रहने के लिए घर बनाए, पहनने के लिए वस्त्र बनाए और खाने के लिए अन्न उगाना चालू किया, ठीक है। तो ये सारे लोगों ने कहा किया? एशिया महाद्वीप में। तो इसीलिए उसको क्या कहा जाने लगा? भाई, सभ्यता मतलब क्या होता है? सभ्य लोगों का स्थान। सभ्यता की अगर मैं बात करूं कि सभ्यता शब्द का मतलब क्या होता है, तो सभ्यता शब्द का मतलब होता है सभ्य लोगों के रहने का स्थान। मतलब वह स्थान जहां पे सभ्य लोग रह रहे हो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? सभ्यता कह देते हैं। तो एशिया में मेजर लोग सभ्य लोग रहते थे, लड़ाई झगड़ा नहीं रखते थे, एक प्रॉपरली सिस्टम था रहने का, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाने लगा? सभ्यताओं का पालना कहा जाने लगा, ठीक है। यहाँ सभ्यताएं पली हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या बताया? मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये हमारी भारत में हुई थी, ये मिस्र देश में हुई थी। वांगो की सभ्यता ये चाइना में हुई थी, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार की सभ्यताएं हैं जो एशिया महाद्वीप में क्या हुई हैं? पनपी हैं। ये यहाँ पे कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती थी। सभ्यताओं का मतलब ये जो नाम दिए गए हैं ना, ये किसी न किसी नदी के किनारे या किसी स्थान के नाम पे ही उनकी सभ्यताओं को घोषित कर दिया गया है, ठीक है। अब इन सभ्यताओं के बारे में जानकारी कैसे मिली? तो जानकारी ऐसे मिलती है कि जैसे आज प्रेजेंट टाइम का समय है, आज जिस शहर में हम लोग रह रहे हैं, बाई चांस उस शहर में कुछ एक ऐसी घटना हो जाए जो पूरा शहर इकट्ठा तबाह हो जाए, वहां के लोग मारे जाए या वहां के लोग वहां से निकल के कहीं और चले जाए, मतलब वहां पे रहना बंद कर दे, तो होगा क्या? कुछ दिन बाद उस घर पे या उस शहर पे धीरे धीरे मिट्टी जमा होने लगेगी, पेड़ पौधे जंगल बना लेंगे और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि वो सारे जो आपके घर होंगे, जो शहर होगा, कहां पे दफन हो जाएगा? जमीन के नीचे दफन हो जाएगा। तो कईयों साल लगे, कईयों हजार साल लग जाते हैं उनको ये काम होने में। फिर इसके बाद कोई नया मानव आया या हम ही लोग आए, तो इन लोगों को जब हम लोगों ने खुदाई चालू की तो हम लोगों को क्या पता लगा कि यहाँ कहीं ना कहीं क्या थे? घर थे, कहीं ना कहीं सड़कें थी, कहीं ना कहीं नहाने की व्यवस्था थी, अन्न रखने की व्यवस्था थी, सारी व्यवस्थाएं थी। तब हमें एक चीज समझ में आया कि यहाँ कोई ना कोई समझदार लोग रहते थे, क्योंकि नहाने की प्रॉपरली व्यवस्था है, यहाँ पे नालियों की प्रॉपरली व्यवस्था है, ठीक है। शहर बसाने का पूरा प्रॉपरली स्ट्रक्चर बना हुआ था कि कहाँ पे घर का मोहार होना चाहिए, कहाँ पे गली होनी चाहिए, मेन गली कितनी चौड़ी होनी चाहिए, छोटी गली कितनी चौड़ी होनी चाहिए, ये सारी व्यवस्थाएं थी।
जब इसको ऊपर से व्यू देखा गया तो उनको देखा गया कि यार ये तो पूरा एक शहर बसा हुआ था। उसी शहर को हम लोग क्या कह देते हैं, सभ्यता कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सभ्यता कह देते हैं। सभ्यता मतलब समझ में आए तो यहाँ पर 3-4 सभ्यताएं जो मेजर सभ्यता है पनपी। छोटी मोटी सभ्यताएं तो बहुत है, लेकिन जो बड़ी सभ्यताएं थी जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, ये हमारे भारत में ही थी। भारत में कहां पे थी, भारत हमारा यहाँ पे, तो भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर ये पूरा इलाका किसका था, सिंधु घाटी सभ्यता का था। अब इसका नाम सिंधु ही क्यों रखा, क्योंकि ये सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई थी, सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। एक चीज आपको और मेजर पता होना चाहिए कि मानव वहीं पर बसेगा जहां पर पानी की व्यवस्था होगी। कहां पे बसेगा, जहां पर पानी की व्यवस्था होगी। पानी की व्यवस्था होगी तो वहां पे अन्न उगाया जा सकता है। लोगों के लिए पानी की आवश्यकता, बहुत सारी आवश्यकता होती है, कपड़े धोने की, पीने की, बहुत सारी, हर एक चीज में पानी लगता है। तो आपने देखा होगा जो भी बड़े शहर हैं, आज अपने खुद देखो आसपास जो भी बड़े शहर हैं वो मोस्टली नदी के किनारे बसे हुए हैं। चाहे कानपुर को ले लो, दिल्ली को ले लो, आगरा को ले लो, सारे बड़े शहर किसी न किसी बड़ी नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो ये जितनी भी सभ्यताएं पनपी, ये सब किसी न किसी नदी के किनारे पनपी। जैसे ये मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे पनपी थी, तो ये जो नील नदी गई है ना, यहाँ से निकलती है आपकी, यहाँ से विक्टोरिया झील से निकलती हुई सीधी निकलती हुई कहां पे गिर जाती है जाके, तो ये भूमध्य सागर में गिर जाती है जाके। तो ये जो मिस्र की सभ्यता है वो कहीं ना कहीं इन्हीं के आसपास क्या हुई थी, पनपी थी। बात समझ में आई आपको। चलिए अब इसके बात करते हैं एशिया को यूरोप से अलग कौन करता है, निम्न अलग करते हैं। कौन कौन अलग करता है, तो एक यूराल पर्वत अलग करता है, कैस्पियन सागर अलग करता है। कैस्पियन सागर कहां पे है आपका, तो ये है कैस्पियन सागर। ये किससे अलग कर रहा है आपको, यूरोप का। इधर से इधर का भाग यूरोप में आता है, इधर से इधर का भाग कहां में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है। किस में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है। तो आपसे नॉर्मली ऐसे पूछा जा सकता है कि एशिया को यूरोप से अलग करने वाला देश कौन सा, या फिर कौन सी चीजें अलग करती हैं, तो आप क्या कहोगे, यूराल पर्वत अलग करता है, कैस्पियन सागर करता है और काकेशस पर्वत करता है। ठीक है, जॉर्जिया, अजरबैजान और अर्मेनिया ये काकेशस पर्वत पर ही स्थित हैं। ठीक है, 3 देश हैं आपके। अब हम बात करते हैं एशिया में 3 प्रायद्वीप पाए जाते हैं, जो बड़े प्रायद्वीप मैंने आपको समझाया था क्या होता है प्रायद्वीप, जरा मुझे बताओ प्रायद्वीप क्या होता है। एक तरफ भूमध्य मतलब भू से जुड़ा हो और 3 तरफ पानी से घिरा हो, उसको क्या कह देते हैं, प्रायद्वीप कह देते हैं। जैसे अपना भारत देखो, प्रायद्वीपीय भारत, इसी को दक्कन प्रायद्वीप कह देते हैं। क्या कह देते हैं, दक्कन प्रायद्वीप कह देते हैं। तो ये जितना प्रायद्वीप है ये दक्कन का प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो ये जो सऊदी अरब वाला दिख रहा है ना, देखो ये भी 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है और एक तरफ किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपका मेन लैंड से जुड़ा हुआ है, मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये अरब प्रायद्वीप हो जाता है, ये दक्कन प्रायद्वीप हो जाता है। और ये देखो ये भी 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो इस पूरे को हम लोग क्या बोल देते हैं, हम इसको बोल देते हैं इसको बोल देते हैं इंडो चाइना प्रायद्वीप। इसमें इंडोनेशिया का कुछ भाग आ जाता है और चाइना का कुछ भाग आ जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंडो चाइना प्रायद्वीप। तो एशिया की कुछ विशेषताएं आपको समझ में आई। पहली विशेषता क्या समझ में आई कि एशिया को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। जैसे इसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता पनपी है, मिस्र की सभ्यता पनपी है, सिंधु घाटी की सभ्यता पनपी है, मोंगो की सभ्यता पनपी है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है एशिया को यूरोप से निम्न अलग करते हैं। कौन कौन अलग करते हैं, तो यूराल पर्वत अलग करता है, कैस्पियन सागर अलग करता है और काकेशस पर्वत अलग करता है। ठीक है, एशिया में 3 प्रायद्वीप है। मुख्यतः एशिया में कितने प्रायद्वीप पाए जाते हैं, तो 3 प्रायद्वीप पाए जाते हैं। कौन कौन से, अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडो चाइना का प्रायद्वीप। समझ में आया आपको, चलो नोट कर लो, फिर इसके बाद आगे बताते हैं आपको। नोट कर लो इसको। चलो अब हम बात करते हैं, देखिए अब हम कैसे पढ़ाएंगे मैप, इसको थोड़ा सा फॉर्मूला समझो। जितने भी मुख्य मुख्य संगठन बने हैं, पहले मैं संगठन के बारे में आपको बताऊंगा, फिर उनके जो संगठन बने होंगे, जो उसमें देश होंगे, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तब आपको देश याद भी होते चले जाएंगे और संगठन में भी देश याद होते चले जाएंगे। तो आइए, पहला संगठन जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए मुख्यतः इंपॉर्टेंट है सार्क, जिसको SAARC से बात करते हैं, जिसको कहते हैं, जिसका नाम है सार्क। सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। अब क्यों हुई थी, इसको बात को समझो। जो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, उनको सबका क्षेत्रीय विकास और आर्थिक विकास, आर्थिक मतलब समझते हो, उनका आर्थिक मतलब फाइनेंशियल विकास करना, जीडीपी अच्छी करना, और एकीकरण का मतलब एकजुट होके काम करना।
इस उद्देश्य से किसकी स्थापना की गई थी? सार्क की स्थापना की गई थी, जिसका नाम सार्क रखा गया, ये शॉर्ट फॉर्म है, जिसका पूरा नाम है साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ये इसका क्या है? पूरा विस्तार नाम या फुल फॉर्म है, ठीक है, जिसकी स्थापना आपकी हुई थी 1985 ईस्वी में। मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय मतलब समझो, मुख्यालय मतलब ऐसी बिल्डिंग जहां से उस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा काम देखा जाता हो, उसको क्या कह दिया जाता है आपका? मुख्यालय। तो मुख्यालय, सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? तो सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू। काठमांडू किसकी राजधानी है? तो नेपाल की राजधानी है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? काठमांडू। काठमांडू किसकी राजधानी है? नेपाल की राजधानी है। बात समझ में आई आपको? ठीक है। अब इसके बाद इसमें सदस्यों की बात करते हैं, तो इसमें कुल मिला के 8 सदस्य हैं जो भारत के पड़ोसी हैं। इसमें से मुख्य देश की अगर मैं बात करूं तो मुख्य देश कौन सा हो जाएगा? भारत, क्योंकि इन 8 देशों में सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत है, और सबसे ताकतवर भी है, और सबसे ज्यादा जीडीपी भी इसी के पास है। तो ये एक तरीके से मुखिया कह दो, और ये सब छोटे मोटे एक तरीके से अखंड भारत आप कह सकते हो। जितने भी 8 देश हैं ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारे अखंड भारत का हिस्सा रहे हैं। तो आइए इनको सीक्वेंस से याद करते हैं। भारत, भारत से जुड़ा हुआ कौन है इधर? अब ये पश्चिम साइड हो जाएगा, ये पूरब साइड हो जाएगा, ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण। तो हम लोग चलेंगे कैसे? हम लोग ऐसे ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए, ऐसे चलेंगे, ठीक है। आप लोगों के पास एटलस खुली हुई है ना? अब एटलस को आप लोग विश्व वर्ल्ड का मैप खोलो और उसमें आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पहले इंडिया को पकड़ते, पहला सार्क का पहला मेन देश कौन सा हो गया? इंडिया। इंडिया के पश्चिम में चलोगे तो पाकिस्तान, पाकिस्तान के पश्चिम में चलोगे तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से सीधा कहां पे आओगे? ड्रॉप बैक करोगे, नीचे की तरफ आओगे तो एक मालदीव मिलेगा, मालदीव के बाद श्रीलंका मिलेगा, श्रीलंका के बाद आपका नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। आपके यही 8 देश हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? हिस्सा है। ये आपस में मिलके एकजुट काम करते हैं। हालांकि अब ये संगठन जानते हो कमजोर पड़ता जा रहा है। क्यों कमजोर पड़ता जा रहा है पता है आपको? क्योंकि यहाँ पर 2 सबसे कट्टर देश इस संगठन में है, एक आपका भारत है और एक आपका पाकिस्तान है, जिनकी एक भी नहीं बनती है, क्योंकि ये हमारे सैनिकों को मार देता है, भूमि का अधिग्रहण कर लेता है। तो हम लोगों की इसकी नहीं पड़ती है, किससे? पाकिस्तान से। जब पाकिस्तान से पटेगी नहीं तो हम लोग एक बेंच में बैठेंगे नहीं, बेंच में नहीं बैठेंगे तो हमारा जो सार्क का संगठन है ये क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। क्योंकि इसका मुख्य जो देश थे, जो सबसे पावरफुल था वो इंडिया था, और उसके बाद कौन सा था? पाकिस्तान। दोनों देश जो पावरफुल थे वो दोनों के बीच में बहुत तगड़ी क्या चल रही थी? भिड़ंत। तो ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, ये क्या पड़ता जा रहा है? कमजोर पड़ता जा रहा है। तो आपको अब याद करने का ट्रिक बताऊं, आंख मूंदो और याद करो। पहला भारत, भारत के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नीचे आएंगे मालदीव, मालदीव के बाद श्रीलंका, श्रीलंका के बाद आएंगे हमारा नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, भूटान के बाद बांग्लादेश। ये 8 देश हमारे अखंड भारत का हिस्सा रहे हैं। हालांकि इसमें म्यांमार भी आता है, इसमें नहीं आता है, अखंड भारत में म्यांमार आता है आपका, ठीक है। तो आपको 8 देश याद हो गए। फिर से एक बार, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, फिर ऊपर जाएंगे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ऐसे याद करो। भारत, भारत के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, ड्रॉप बैक करेंगे, मालदीव यहाँ पे है, फिर श्रीलंका, श्रीलंका के ऊपर जस्ट नेपाल, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो हम लोग कैसे जा रहे हैं? ऐसे जा रहे हैं। ये हमारा भारत है, इधर से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर बांग्लादेश। ये हमारा क्या है? एक स्ट्रक्चर है। तो आपको ऐसे ही याद करने हैं, मैप में अपने माइंड में बिठाओ कि कौन सी चीजें कहां पे हैं, ठीक है। तो पहली चीज फिर से एक बार पर लास्ट और रिवीजन करा रहा हूं। पहला भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, फिर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। तो ये 8 देश हैं, इन्हीं के बारे में हम अभी स्टडी करेंगे बारी बारी से, ठीक है। तो 8 कुल सदस्य हो गए इसके। इसका उद्देश्य क्या? प्रथम बैठक कहां पे हुई थी? तो ढाका में। ढाका किसकी राजधानी है? तो ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। जैसे काठमांडू नेपाल की राजधानी है, दिल्ली भारत की राजधानी है, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगी? ढाका हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ढाका हो जाएगी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक और क्षेत्रीय एकीकरण में विकास करना। आर्थिक का मतलब क्या होता है? इसकी फाइनेंशियल विकास करना, जीडीपी को अधिक करना, पैसे को कैसे बढ़ाया जाए, उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, ये सारी चीजें देखना। और प्लस क्षेत्रीय एकीकरण, ये जो छोटे मोटे देश है ना जो आपस में लड़ते, जैसे भारत पाकिस्तान आपस में लड़ रहा है, तो सार्क के माध्यम से इन दोनों की लड़ाई की मध्यस्थता करवाना। जैसे श्रीलंका और मालदीव के बीच में कोई विवाद हो जाए
तो सार्क के माध्यम से एक टेबल में बैठेंगे और ये लोग अपनी बातें करेंगे जो देश के मुखिया होंगे। जैसे हमारे देश के इतने समय प्रेजेंट टाइम में मुखिया कौन माने जाते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो इसी प्रकार से बड़े बड़े नेता जाके इस लड़ाई को क्या करते हैं? शांत करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आपको सार्क का स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। अब इन सभी देशों के बारे में मैं बारी बारी बात करूंगा, ठीक है। इनमें कोई दिक्कत लग रही हो तो बताओ, नोट कर लो, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में, ठीक है। अब देखो पहले भारत आता था, भारत के बारे में जब भारत का मैप पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल से तो हमें पढ़ना ही है। तो भारत के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते होंगे कि राजधानी क्या है, यहाँ की मुद्रा क्या है, भारतीय रुपया है, यहाँ की मुद्रा, राजधानी है दिल्ली, नहीं लिखवा रहे। बात अब सीधा करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, भाषा कौन सी यहाँ पे चलती है, जन्म कब हुआ था, और कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। पाकिस्तान में इतना ही जानना है आपके लेवल में, बाकी और बहुत जानने के लिए तो पाकिस्तान में बहुत कुछ है, लेकिन आप केवल सिर्फ इतना ही जानेंगे, ठीक है। इतने में ही हम इसको खत्म कर देंगे पाकिस्तान को, ठीक है। यहाँ पे सीपीईसी एक चीज आपको और पढ़ाएंगे, ठीक है, बस पाकिस्तान को फिर खत्म कर देंगे। चलिए आइए बात करते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। क्या है आपका? इस्लामाबाद है। क्या है? इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद, ठीक है। ये है पाकिस्तान की राजधानी। मुद्रा क्या है यहाँ पे? मुद्रा मतलब समझते हो ना, करेंसी, लेन देन में कौन सी चीज यूज की जाती है उसको हम लोग, जैसे अपने यहाँ भारतीय रुपया है तो पाकिस्तान में क्या चलता है? पाकिस्तानी रुपया चलता है। क्या चलता है? पाकिस्तानी रुपया। तो पाकिस्तानी रुपया चलता है, ठीक है। भाषा वहां पे कौन है? जैसे हम लोगों के यहाँ मोस्टली भाषा लोग कौन सी समझते हैं? तो हिंदी समझते हैं। वैसे अपने यहाँ तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, 22 भाषा तो हमारी सिर्फ और सिर्फ हमारी अनुसूची में लिखी गई है। 7वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो भाषा यहाँ पे कौन सी चलती है? उर्दू, ठीक है। जन्म इसका कब हुआ था, मतलब पाकिस्तान बना कब था? तो पाकिस्तान बना था, भारत और पाकिस्तान दोनों साथ आजाद हुए थे। हम कब आजाद हुए थे? 15 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान एक दिन पहले हमसे क्या हुआ था? आजाद हो गया था। कब आजाद हुआ था? 14 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? पाकिस्तान बना था। आजाद कहां हुआ था? इसका जन्म हुआ है, और इतिहास गवाह है जो जन्मा है वो मरेगा एक दिन जरूर, और जैसे वो जन्म लेता है वैसे ही वो मर भी जाता है। मतलब पाकिस्तान का जन्म हुआ था, आजाद तो भारत हुआ था, क्योंकि भारत सदियों से चला आ रहा है। भारत का ओरिजिन कहां से हुआ है अभी तक सच बताएं तो अभी तक ऐसा कोई दार्शनिक नहीं हुआ है, खगोल वैज्ञानिक नहीं हुआ है जो भारत के ओरिजिन को बता दे कि भारत नाम कैसे पड़ा, भारत कब बना। लेकिन पाकिस्तान का पुख्ता सबूत है कि 14 अगस्त 1947 में ये बना था। अगर ये बना है तो ये मरेगा भी, और मरेगा तो किसके पास आएगा? अपने पिताजी के पास। पिताजी कौन है इसके? इंडिया है। तो अगर ये मरेगा भी तो हमारे पास ही आएगा, और ये ज्यादा देर सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। चाइना से इतना कर्जा ले चुका है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि कर्जा उतारने के लिए यहाँ की महिलाओं को चाइना लेके जाता है सिर्फ कर्जा उतारने, आप यकीन नहीं करेंगे, ठीक है। वहां के लोग आते हैं पैसे वाले, यहाँ से लड़कियों को क्या करते हैं? शादी ब्याह करके ले जाते हैं। तो ये दुर्दशा हो गई। किसी को अपना कर्जा उतारने के लिए किसी देश को अगर अपनी महिलाओं को बेचना पड़े तो सोचो कितनी शर्म की बात है। लेकिन पाकिस्तान अपने गधों को बेचता है। गधा समझते हो? जो खच्चर होते हैं, उसकी सप्लाई करता है। क्यों करता है? क्योंकि इनको मीट चाहिए, बहुत जंगली होते हैं, कुछ भी खा जाते हैं चाइना वाले, कुछ खा जाएंगे, कुछ भी। आप ऐसा कोई चीज नहीं होगा जो चाइना ना खाता हो। अरे इंसान तो बहुत छोटी सी चीज है भाई, जो आम लोगों के लिए चींटी, कलार के, जैसे हम लोग जीरा कलारते हैं वैसे वो कलार के खा जाता है। आप उसको देखा होगा दीमक, ये लोग बड़े चाव से खाते हैं दीमक को कलार के। ऑक्टोपस, उसको बहुत अच्छे से। खनखजूर, काकरोच, कुछ खा जाते। चमगादड़ तक तो ये खा जाते हैं। इन्हीं के यहाँ से तो कोरोना फैला था, चाइना के। कुछ खा जाते। तो गधा तो बहुत बड़ी चीज है, ठीक ठाक मांस होता है उसमें, इधर उधर की चीजें नहीं खाता। सुमर लग्जरी यहाँ माना जाता है। सुमर जो होता है, जो अपने आप बहुत गंदा प्रतीत होता है, चाइना में बड़ा लग्जरी माना जाता है इसको, कि वाह सुमर बनाया आज हमारे यहाँ। सोच सकते हो, बहुत ही घिनौने इंसान होते हैं। मतलब चरम सीमा नहीं है कि कितने बड़े घिनौने, मतलब दुनिया में ऐसा कोई जानवर नहीं बचा शायद चाइना वाले ना, और बहुत चाव से खाते हैं।
दो इतनी बड़ी बड़ी डंडी ले लेंगे, उन्हीं से बीच में पकड़ पकड़ के, जैसे चाउमीन खाते हैं वैसे ही बड़े खाएंगे, ठीक है। तो खच्चर यहाँ से ले जाते हैं पकड़ के पाकिस्तान से, तो बहुत ज्यादा कर्जा हो चुका है, तो पाकिस्तान ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आपका क्या नहीं कर पाएगा? सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बिल्कुल एकदम ये मान के चलो कि ये बर्बादी के कगार में पहुंच चुका है। सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, पाकिस्तान में कभी भी सेना का तख्ता पलट हो जाता है। जैसे अपने यहाँ आज तक 1947 से आज तक कभी सेना का यहाँ शासन नहीं आया है। पाकिस्तान में कई बार सेना का शासन आ चुका है। सेना का शासन समझते हो? सेना का जो उच्च अधिकारी होता है उसके कमांड में सारी पूरी भारत की क्या होने लगती है, मतलब उस देश की पूरी अर्थव्यवस्था किसके कंट्रोल में आ जाती है? वहां के सेना की मुखिया के, ठीक है। जैसे अपने यहाँ सीडीएस है, तो सीडीएस ऐसा करे कि तख्ता पलट कर दें, मोदी जी को साइड कर दें, राष्ट्रपति को साइड कर दें, सबको साइड करने के बाद कह दे कि अब हम ही है जो हैं। जैसे म्यांमार में अभी तख्ता पलट हो गया, यहाँ आपकी लोकतंत्र की सरकार नहीं है, यहाँ पे किसकी सरकार है? आर्मी की सरकार है। क्या है? आर्मी की सरकार है। बात समझ में आए? क्या कभी भी क्या हो जाता है? तख्ता पलट हो जाता है, ठीक है। अब पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, क्यों? देखो पाकिस्तान में नो डाउट नदियां कम है, बड़ी बड़ी जो नदियां हैं वो बहुत कम। भारत में बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियां, गंगा है, यमुना है, महानदी है, स्वर्णरेखा नदी है, कृष्णा नदी है, तुंगभद्रा नदी है, माही नदी है, बहुत सारी नदियां। इधर आप दक्षिण भारत में ले लोगे तो दामोदर नदी है और कावेरी नदी है, पेरियार नदी है, बहुत सारी नदियां हैं। भारत को नदियों का देश एक तरीके से आप कह सकते हो, यहाँ नदियां बहुत है। पाकिस्तान में जो बड़ी नदी है ना वो बहुत कम है। एक मुख्य नदी जो भारत से ही होके जाती है, सिंधु नदी, एक मुख्य नदी मेरे हिसाब से इनके यहाँ है। तो इन्होंने क्या किया है कि नहरों का निर्माण बहुत किया है, क्योंकि पानी तो चाहिए, खेती किसानी ये भी करने में आगे हम ही लोगों की तरह। एग्रीकल्चर पे इन लोगों का पकड़ ठीक ठाक है। जैसे भारत में एग्रीकल्चर की क्या है, ठीक ठाक पकड़ है। हम लोग अनाज, इतनी जनसंख्या होने के बाद इतना अनाज उगाते हैं कि हम लोग अपना पेट तो भर ही लेते हैं, दूसरे देशों को भी क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। तो इसी तरीके से पाकिस्तान भी है, तो वो भी क्या करता है, उगाता है अपने लिए और बाहर भी क्या कर देता है, एक्सपोर्ट कर देता है, ठीक है। तो उसके लिए उसको पानी चाहिए, किसी भी फसल को उगाने के लिए पानी चाहिए। नदियां है नहीं इनके, तो इन्होंने क्या किया, खूब सारी नहरें बना दी हैं, खोद खोद के, जेसीबी से खोद खोद के क्या बना दिया, नहरें एक दूसरे से जोड़ दिया है। तो इसको क्या, पाकिस्तान को क्या कहा जाने लगा है, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाने लगा है, ठीक है। अच्छा, जब ये एक देश बना था तो इसने कभी भी बनते समय शर्त ही नहीं रखी कि मैं एक धर्म, एक विशेष धर्म को मान्यता देने वाला देश बनूंगा, धर्मनिरपेक्ष देश बनूंगा। ये इसने कहा था हम धर्मनिरपेक्ष देश बनेंगे। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है उस देश में हर धर्म का आदमी आराम से चैन से रह सकता है। जैसे अपना भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पे मतलब मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब लोग आराम से बड़े प्यार से रहते हैं। क्या किसी से कोई कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। पाकिस्तान ने गलती क्या किया, सबसे बड़ा बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि 1946 ईस्वी में इसने अपने आप को क्या कर दिया, इस्लामिक कंट्री को घोषित कर दिया। 1956 ईस्वी में, ठीक है, 46 ने 1956 ईस्वी में क्या कर दिया, इसने अपने आप को इस्लामिक कंट्री घोषित कर दिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का दावेदार हूं, मैं मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता हूं। जैसे नो डाउट कहा जाता है कि जो भारत है वो हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। भारत ने कभी भी ऑफिशियल नहीं कहा है कि हम हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जनसंख्या अधिक होने की वजह से लोग कह देते हैं कि हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाला देश कौन सा है, भारत है। इसने अपने ऑफिशियल तौर पे कह दिया पाकिस्तान ने कि मैं मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करूंगा। अब मुसलमानों को प्रतिनिधित्व करने की होड़ लग गई, क्योंकि एशिया में ही दो देश और हैं जो अपने आप को मुसलमानों का मसीहा मानते हैं, एक सऊदी अरब है और एक तुर्की है, ठीक है। ये दोनों अपने आप को क्या कहते हैं कि मैं मुसलमान का क्या हूं, मैं मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता हूं, ठीक है। तो इसने भी वही काम किया और तभी से इसकी एक विशेष धर्म की इसमें क्या हो गई, बहुलता हो गई। और आज की कंडीशन ये है कि वहां पे और कोई विशेष धर्म का व्यक्ति नहीं रह सकता है। मुसलमान हो तो जीवित रहोगे पाकिस्तान में, नहीं हो तो नहीं रहोगे, भूल जाओ, ठीक है। अब 1956 ईस्वी में इसने क्या कर दिया, घोषित कर दिया कि मैं क्या हूं, इस्लामिक देश हूं, ठीक है, क्या हूं, एक इस्लामिक देश हूं। अब इसमें मुख्यतः जैसे अपने यहाँ कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। तो उसी तरीके से पाकिस्तान में कितने राज्य हैं, 4 राज्य हैं। कौन कौन से, बलूचिस्तान, एक सिंध है, पंजाब है और खैबर पख्तूनवा है। क्या है, खैबर पख्तूनवा एक राज्य नाम है। तो पाकिस्तान मुख्यतः 4 बड़े बड़े राज्यों में बटा हुआ है।
आपका बलूचिस्तान इसके नीचे वाले यहाँ पे मिल जाएगा, सिंध प्रांत यहाँ पे मिल जाएगा, ऊपर साइड वाला इलाका, और यहाँ पर आपका पंजाब मिल जाएगा, और ये पीछे वाला जो इलाका है ये आपका क्या होगा, खैबर पख्तूनख्वा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुख्यतः कितने राज्यों से मिलकर बना हुआ है, तो मुख्यतः 4 राज्यों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब क्या कहा है कि बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा 4 ये हो गए। अब इसके बाद पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी क्या है, कराची है। जैसे अब आर्थिक राजधानी क्या होती है इसको समझो। आर्थिक राजधानी का मतलब, आर्थिक मतलब क्या होता है, पैसे की, जहां पे आर्थिक की बात आएगी उस शब्द का मतलब क्या होगा, पैसा। मतलब ऐसा स्थान जहां पे पैसे का बहुत ज्यादा लेन देन होता हो, या फिर कह दो कि पैसे वहां से बहुत ज्यादा निकल के आते हो, या सारे जो भी पैसों के फैसले लिए जाते हो वो उस स्थान से लिए जाते हो। तो जैसे अपने यहाँ मोस्टली कहा जाता है कि भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है, तो भारत की आर्थिक राजधानी क्या मानी जाती है, मुंबई मानी जाती है, क्योंकि यहाँ खूब बड़े बड़े मतलब अंबानी लोग कहाँ रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े शाहरुख खान वगैरह जो भी हैं। दिल्ली हम लोगों की क्या है, राजनीतिक राजधानी है, यहाँ राजनीति से जुड़े हुए फैसले लिए जाते हैं। लेकिन आर्थिक राजधानी क्या है, मुंबई है। उसी प्रकार से पाकिस्तान की राजनीतिक राजधानी क्या है, इस्लामाबाद है। यहाँ पर संसद है उनकी, यहाँ पर बैठ के मीटिंग करते हैं, सारी चीजें ये लोग करते हैं। लेकिन अगर कहा जाए आर्थिक राजधानी कहाँ पे है, कहाँ पे पैसे का कलेक्शन सबसे ज्यादा आता है, तो वो हो जाता है आपकी कराची। कराची कहाँ पे, कराची एक बंदरगाह है जो यहाँ पर है, ये लिखा है कराची। एक यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि कराची कराची सिंधु नदी के लेफ्ट साइड है या राइट साइड है। आप लोग मुझे कमेंट करके ऑनलाइन और ऑफलाइन बच्चे मैप पे देख के बताएंगे कि कराची सिंधु नदी के लेफ्ट साइड है या फिर राइट साइड है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा खींची गई है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिप नाम की एक रेखा खींची गई। एक जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो अंग्रेजों ने क्या किया कि एक इंसान को भेजा जिसका नाम था रेड क्लिप। उसने क्या, वो इतना बकलोल टाइप का आदमी था कि उसने कुछ नहीं किया। बंटवारा करने का भी एक तरीका होता है। वो इतना बकलोल टाइप का इंसान था कि उसने मैप उठाया और मैप में पेंसिल लिया और पेंसिल में जितने भी थाना आते थे उन थाना को ऐसे 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 पिन पॉइंट किया और एक रेखा मिला दिया और कहा यही बंटवारा है। उस साइड का हिस्सा पाकिस्तान का हो गया, इस साइड का हिस्सा इंडिया का हो गया। तभी आज तक इसी चीज में विवाद रहा है कि भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री क्या होगी। तो रेड क्लिप नाम का एक आदमी आया जिसने किसकी निर्धारण किया था, भारत और पाकिस्तान का। तो वहां से नाम एक जीएस का क्वेश्चन बन के आता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिप नाम की एक रेखा है। ठीक है, उसी तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आपकी डूरंड रेखा है। कौन है, डूरंड रेखा। तो ये आपके जो मैंने पॉइंट वाइज लिखे हैं ये पाकिस्तान से कुछ आपके क्या बनते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। बाकी पाकिस्तान के बारे में कुछ और विशेष जानकारी है। चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें करते हैं कल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो ऑनलाइन बच्चों को, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के नीचे प्यारा सा कमेंट छोड़िए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे मुझे मोटिवेट मिलेगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। साथ बने लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नोट कर लो इसको।